नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी कोई दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है, तो वो एक कॉमन करेंसी को अपना मोड ऑफ मीडियम बनाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, अगर मान लीजिए इंडिया सऊदी अरेबिया से कुछ क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तो इंडिया सबसे पहले रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करेगा, डॉलर में उसकी इनवॉइस बनाएगा, और जब सऊदी अरब उस पेमेंट को रिसीव करेगा तो उस डॉलर को पहले रियाल में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद रियाल को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो होता है यूएस डॉलर्स को, क्योंकि वो तगड़ा कन्वर्जेशन चार्जेस वहां पर दोनों कंट्रीज से लेते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक वर्ल्ड में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मोनोपोली बना रखी है, डोमिनेंस बना रखा है डॉलर ने, वो काफी ज्यादा है। तो उसी के लिए और उसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया कि अपने फ्रांस के दौरे से लौटते वक्त वो एक दिन यूएई में रुके और इंडिया और यूएई के बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया गया टू सेटल द ट्रेड इन रुपीस। राइट। जैसे कि आप स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि इंडिया और यूएई के बीच में एक अग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन की गई है दोनों की सेंट्रल बैंक्स में, जो कि हमारे इंडिया की आरबीआई और यूएई की सेंट्रल बैंक जो है, उन दोनों के बीच में एक एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है कि अब जो ट्रेड होगा दोनों कंट्रीज के बीच में, उसका सेटलमेंट रुपीज में और दिरम्स में देखने को आपको मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है किसका, डॉलर का, वो यहाँ पर कम हो जाएगा, ऐसा मानना है। अब आगे क्या कहानी है, पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है और ये हम आपको रेगुलर बेसिस पर पहुंचाएंगे। राइट। तो यहाँ पर जो भी नया जुड़ा है, लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी अगर तकलीफ आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरा नाम है उर्वशी सिंघी और आगे बढ़ते हैं इस पूरे सेशन को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों बात की गई है कि किस तरीके से इंडिया और यूएई अग्रीमेंट में आए हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये न्यूज में है क्यों। तो इंडिया एंड यूएई साइंड एन अग्रीमेंट ऑन ट्रेड सेटलमेंट इन नेशनल करेंसीज एंड सेटिंग अप अ रियल टाइम लिंक फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। तो अब इंडिया और यूएई अपने जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस करेगा, ठीक है, उसके लिए जो यहाँ पर जो मीडियम ऑफ करेंसीज जो एक्सचेंज होंगी, वो हमारी खुद की अपनी लोकल करेंसीज होंगी, इंडिया के लिए रुपीस और यूएई के लिए दिरहम्स। राइट। तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, हमें हर चीज में डॉलर को बीच में लाना पड़ता था, डॉलर की कन्वर्जेशन चार्जेस हमें देनी पड़ती थी। जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया से कुछ चीज यूएई जा रही है, ठीक है, और यूएई उसका एक्सेप्टेंस कर रहा है, तो सबसे पहले इंडियन क्या करेंगे, रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे। ठीक है। फिर यूएई वाला उसको एक्सेप्ट करने से पहले डॉलर से दिरहम में कन्वर्ट करवाएगा। इसके बीच में जो कन्वर्जेशन चार्जेस है वो डॉलर की बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और जो इनवॉइसेस यहाँ पे बनते हैं वो भी डॉलर्स में बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा ही मुश्किल था, बहुत ही टाइम टेकिंग था और बहुत ही ज्यादा क्या था, कॉस्टली भी था। तो अब इस चीज को पूरी तरीके से हटाने के लिए मोदी जी ने बहुत सारी कंट्रीज के सामने ये बेसिकली चांस रखा है, या फिर मैं आपको बोलूँ एक ऑप्शन रखा है कि क्यों ना हम डॉलर को हटाकर अपनी लोकल करेंसीज में क्या करें, यहाँ पर ट्रेड करें। तो उनमें से एक है यूएई। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 35 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस चांस को या फिर इस सुझाव को जो मोदी जी ने दिया है उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि हम अब से जो भी ट्रेड करेंगे वो हमारी लोकल करेंसीज में करेंगे, जिसमें से एक श्रीलंका भी आ जाता है। ठीक है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी। हालांकि ऑलरेडी एक दो दिन पहले ये पूरा मामला फिक्स हो चुका है यूएई के साथ हमारा, कि अब हम जितना भी ट्रेड करेंगे वो रुपीज में और दिरहम्स में करेंगे। ठीक है। वो भी रियल टाइम बॉर्डर ट्रांजेक्शंस, ताकि बहुत ज्यादा जल्दी हो, क्योंकि आपको ये बात भी पता है यूएई में दोस्तों कम से कम 55 से 60% इंडियंस हैं जो वहां पे अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी क्रूशियल कि इंडियंस, इंडियन रुपी और दिरहम जो वहाँ की करेंसी है, उनके बीच में ट्रेड सेटलमेंट अच्छा रहे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज यहाँ से वहां जाती है और वहां से यहाँ भी आती है। इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली जो कोऑपरेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड द अग्रीमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इसका नाम यहाँ पर जो रहता है वो रहता है LCSS। ठीक है। LCSS इसे बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाता है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसे आप ध्यान रखेंगे, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम।
ठीक है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, देखो आगे आने वाला RRBP अगर दे रहे हो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये खबर आप लोगों के लिए। तो ध्यान से थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखो बेसिकली होता क्या है, जब भी दो कंट्रीज आपस में ट्रेड सेटलमेंट करती है यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करती है ना, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दोस्तों दो हाथ होते हैं, दो साइड्स होते हैं, एक जिसमें होता है करंट अकाउंट, ठीक है, एक होता है जिसमें करंट अकाउंट और एक में होता है कैपिटल अकाउंट। तो जो ट्रेड होता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वो हमेशा करंट अकाउंट में आता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कोई सामान इंडिया वालों ने इंपोर्ट किया यूएई से या यूएई वालों ने एक्सपोर्ट किया इंडिया में, तो यहाँ पर उसका जो पूरा कच्चा चिट्टा आएगा, पूरा जो उसकी बही खाता आएगा, जो उसका अकाउंट आएगा, वो करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। करंट अकाउंट में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्राइवेट गिफ्ट ट्रांसफर किया, कोई रेमिटेंस दी, कोई ग्रांट्स दिए, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई बैंकिंग सर्विस दी, कोई सॉफ्टवेयर सर्विस दी, तो वो सब करंट अकाउंट में यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट सबसे ज्यादा चलता है। करंट अकाउंट का होना, जो बैलेंस होना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। और करंट और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में आता है जैसे कि मान लीजिए कोई कॉमर्शियल बोरोइंग हो गया, FDI हो गई, FPI हो गई, तो ये सब कैपिटल अकाउंट में आता है। तो अगर जब रुपीज और दिरम्स के बीच में एक्सेप्टेंस हो जाएगी, तो आप खुद सोचो कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना कितना इजी हो जाएगा, और जो कन्वर्जेशन चार्जेस है वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों करेंसीज एक्सेप्ट की जाएगी। तो ये यहाँ पर RBI ने बोल दिया है जुलाई 15, ठीक है, जुलाई 15 2023 को अपने स्टेटमेंट में बोल दिया है कि भैया अब हम दिरम भी एक्सेप्ट करेंगे, और इंडिया और जो दिरम से वाले हैं, मतलब जो यूएई वाले हैं, वो अब इंडियन रुपीज में भी ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं, और ये बात काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। उसी के साथ साथ एजुकेशनल अथॉरिटीज ऑफ द टू साइड्स आल्सो साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एस्टैब्लिशिंग द कैंपस of the Indian Institute of Technology IIT Delhi in Abu Dhabi after Modi arrived in a capital of Emirates following a visit to France, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को 1 मिनट पहले बताया था कि फ्रांस से लौटते वक्त ये सारी इनके अग्रीमेंट जो यहाँ पर साइन हुए हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, कि एक एडुकेशन अथॉरिटीज के बीच में, यानी इंडिया की अथॉरिटी जो है एडुकेशन की, उसके बीच में, और यूए की जो एडुकेशन अथॉरिटी, उनके बीच में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन की गई है, जहां पर IIT दिल्ली की एक कैंपस आबू धाबी में भी स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। वो तो आने वाला समय बताएगा कि इसके ऊपर क्या और प्रोग्रेस होगा, लेकिन हाँ, ये एक और एडिशनल बात यहाँ पर ऐड की गई है। The Emirates is home for 3.5 million Indian experience and who account for 30% of the country's population. Bilateral trade got boost with the signing of the Comprehensive Economic Partnership CEPA SEPA in February 2022. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ दी, जो आपको आप कभी दुबई विजिट करेंगे, आप यूएई विजिट करेंगे, जहाँ घूमेंगे वहां पर आपको एक इंडियन तो दिख ही जाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ आपकी आंखें जाएगी वहां पर एक एक इंडियन आपको दिख जाएगा, तो काफी इंडियंस वहां पर हैं, ठीक है, जो आज के टाइम में वहां पर काम कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा बात यहाँ पर इस मीटिंग में की गई है कि सबके लिए भलाई हो, सबका काम आसान हो, तो यहाँ पर अपने लोकल करेंसीज को तवज्जो दी जाए। आगे बात करते हैं दोस्तों कि क्या होगा और किस तरीके से जो ट्रेड है वो फिगर आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो इंडिया और यूए के बीच में जो स्टेडिली ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जो हमारे रिलेशनशिप डे बाय डे जो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वो करीबन 84.5 बिलियन यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 22 और मार्च 23, इतने ज़्यादा सब्सटेंशियल ट्रेड वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि अब LCSS को लाने का टाइम आ गया है, जिससे हम अपनी लोकल करेंसीज को एक्सेप्ट करेंगे और डोमिनेंस जो है डॉलर का वो एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर सकेंगे, जो आपको ध्यान होगा, जब भी इंडिया और यूए के बीच में ट्रांजेक्शन होता है ना, तो उस सबसे पहले ये लोग फॉरेन एक्सचेंज जाना पड़ता है इनको, ताकि ये अपने करेंसीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करा सके, या डॉलर से दूसरी अपनी करेंसीज में कन्वर्ट कर सके, और फिर कन्वर्जेशन चार्जेस यहाँ पे लगते थे। तो ये जो फॉरेन करेंसी था, ये पहले किसका था, डॉलर्स के डोमिनेंस में था। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि रुपी के डोमिनेंस में भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो अब रुपी में ट्रेड करने के लिए हामी भर चुकी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 35 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज हाँ कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो समय बताएगा कि ऐसे क्या फॉरेन जो एक्सचेंज है वो
अब INR और AED की फॉरेन एक्सचेंज भी बन सकते हैं कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, LCSS यहाँ पर जरूर क्रिएट हो चुका है। द रिसेंट एग्रीमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फर्दर एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, ओपनिंग अप न्यू एडवेंचर्स और एवेन्यूज फॉर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इससे अब क्या होगा, जो भी FPI FDI करना चाहता है इंडिया में भी, UAE, तो वो आराम से अब कर सकता है विदाउट एनी अदर थॉट्स के यार अब वापस से डॉलर कन्वर्ट करो मत करो ऐसा करके, ठीक है। तो एकदम इजीली अब चाहे तो वो FDI FPA भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। आगे एक्स्ट्रा न्यूज में दोस्तों यहाँ पर ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का 60% जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो US डॉलर्स में होता है, ठीक है। 86% इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स। Even if an Indian exporter is paid in rupees, the settlement at a sovereign level is carried out in dollars. Dollar dominance is also means that a rupee current slide is attributable more to dollar strength globally. Even as the Russia-Ukraine conflict and ensuring trade sanctions imposed by US have produced a trade setting that detrimental to India. दोस्तों आपको ये बात पता होगी, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर रशिया को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया USA के द्वारा, और बोला गया कि जो भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड करेगा तो हम उसे उसके साथ भी क्या करेंगे, बैरियर्स यूज करेंगे, ठीक है। सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए गए थे। तो फिर भी आज के टाइम में इंडिया सबसे ज्यादा जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से ही कर रहा है, क्योंकि रशिया ने अपने वॉर के बाद, रशिया यूक्रेन में होने के बाद, बहुत हेवी डिस्काउंट यहाँ पर ऑयल का दिया। और आपको पता है अपना 80 to 90% जो ऑयल है हम इम्पोर्टर हैं, ठीक है। इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर है आज के डेट में क्रूड ऑयल का। तो हम सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल आज के डेट में रशिया से मंगाते हैं, क्योंकि वो हमें सस्ते दामों पर दे रहा है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने रशिया को ये भी बोला था कि क्यों ना आप डॉलर को छोड़कर रुपये में ट्रेड करने लग जाओ, लेकिन रशिया ने इस बात से मना कर दिया। और रशिया ने इस बात से मना इसलिए किया क्योंकि रशिया की गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर वो रुपये में ट्रेड करने लग जाएगी तो होता क्या है, देखो मैं तुम्हें बताऊं। रशिया है यहाँ पर, मान लो इंडिया है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया बहुत कुछ इंपोर्ट करता है रशिया से, बहुत कुछ इंपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे डिफेंस वेपन्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ठीक है, इसका मानना बिल्कुल सही है कि रुपये में ट्रेड करते हैं, लेकिन रशिया जो है वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता है इंडिया से, बहुत कम चीजें इंपोर्ट करता है। तो रशिया का सोचना ये है कि हम वहां से कुछ इंपोर्ट करते नहीं है, और इतना सारा रुपये जब मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, इस रुपया का हम करेंगे क्या। रुपया मतलब इंडियन करेंसी। आ गई बात समझ में यहाँ पर। इस वजह से रशिया ने, हालांकि अभी तक तो ये जो अग्रीमेंट है उसे हामी नहीं भरी है कि हम इंडियन रुपीज में ट्रेड करें। रशिया अभी भी डॉलर में ही इसका ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ना तो हम रूबल के लिए तैयार हुए हैं और ना ही वो लोग इंडियन रुपीस के लिए तैयार हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब हम UAE के साथ जब दिरम्स में करने के लिए रेडी हैं, इंडियन INR में करने के लिए रेडी हैं, तो हो सकता है रशिया को छोड़कर अब हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा ऑयल जो इंपोर्ट करेंगे वो UAE से करेंगे, क्योंकि UAE 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में ऑयल का, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले सालों में रशिया को छोड़कर अब वापस से जो हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो UAE से होने लग जाएगा, क्योंकि वहां पर हम अपनी लोकल करेंसीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर ले, अब हो सकता है कि रशिया आगे आने वाले टाइम में हाँ कर दे, तो देखो क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इंडियाज इंपोर्ट्स फॉर रशिया वर्थ ₹2.5 बिलियन और अबाउट 30 बिलियन एनुअली, a figure that experts say could say rise to 36 billion yearly. So if Indian paid all the Russian imports in rupee, it would be end up saying $30-36 outflow, right? It is the best case scenario. तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो मैंने अभी आपको समझाई कि क्यों रशिया यहाँ पर इसे नेग्लेक्ट कर रहा है कि नहीं वो इंडिया को अभी हाँ नहीं कर सकता इस ट्रेड सेटलमेंट के लिए। आगे दोस्तों बात करते हैं कि जब यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था तो दोनों सेंट्रल बैंक्स ने, और मोदी जी ने यहाँ पर ट्वीट भी किया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट फॉर इंडिया एंड UAE कोऑपरेशन एंड सेड दे पेव्ड अ वे फॉर एनहांस्ड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड मेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरेक्शन सिंपलर। नाउ यहाँ पर जब इनके साथ मीटिंग हो गई थी, सब कुछ फिक्स हो गया था कि चलो अब ये वाला ट्रेड सेटलमेंट हो चुका है, LCSS हम लगा चुके हैं, तो यहाँ पर एक और ट्वीट आया था मोदी जी की तरफ से। उन्होंने बोला था आवर नेशंस आर वर्किंग टुगेदर ऑन सो मेनी इश्यूज एम्ड एट मेकिंग आवर प्लैनेट बेटर, said by Modi in another tweet, right? तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम रशिया जो भी अदर कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सब अपने ट्रेड को रुपये में करने के लिए इंटरेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात,
अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि जब इंडिया इतने सारी कंट्रीज के साथ, मतलब 35 से ज्यादा कंट्रीज के साथ जब रुपये में ट्रेड कर रहा है, एलसीएसएस लगा रहा है, तो इससे उसको एक्सटर्नल शॉक्स जरूर मिलेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए रुपी को और रुपी की वैल्यू को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, है ना। तो यहाँ पर इकोनॉमिक और ग्लोबल शॉक्स इसे जरूर मिलेंगे, जिसकी वजह से जो मतलब बेसिकली यहाँ पर जो रुपी का वैल्यूएशन है, रुपी का रेपुटेशन है, वो थोड़ा सा डगमगा सकता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे कैसे हैंडल करेगा, वो आगे हमें देखना है ना। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं एक और चीज यहाँ पर आप लोग को बता दूं दोस्तों कि अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स कंट्रीज है जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है, उनके लिए ईबीआरसी भी लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि इजी हो जाएगा यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ईबीएसपी, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, बाकी अभी तक इसके बारे में ऐसा कोई डिटेल हमें दी नहीं गई है। कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों आज की इस वीडियो का, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को कन्वे की है सारी चीजें, तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, देखो दोनों कंट्रीज अगर अपनी लोकल करेंसीज को यूज करेगा तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, टाइम कम लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो पूरा ग्लोबल मार्केट है उस पर हमारी जो करेंसीज है उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, और डोमिनेंस यहाँ पर दूसरी कंट्री के करेंसी का कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी बात आप पढ़ सकते हैं। एडिशनली क्या है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रियल टाइम पेमेंट लिंक बिटवीन टू कंट्रीज पेमेंट सिस्टम फर्दर स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर supporting their economic ties. A bilateral trade continues to flourish, and these developments are poised to benefit businesses, facilitate increased economic engagement between India and UAE. तो यहाँ पर दोनों के रिलायंस, ठीक है, ट्रस्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसका, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। और इंडिया आज भी दूसरी कंट्रीज जो चाहती हैं कि वो अपनी लोकल करेंसीज और इंडिया आईएनआर में ट्रेड करे, उनके लिए बिल्कुल रेडी है कि वो आराम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर उनके साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा बैठा तो, राइट। तो यहाँ पर 35 कंट्रीज तो हो गई, 35 से ज़्यादा ही हो गई, और भी बहुत सारी कंट्रीज पर नज़र है जो कि अगर रेडी है आईएनआर को एक्सेप्ट करने में एज अ मोड ऑफ पेमेंट, तो फिर बहुत इजीली हमारा जो रुपी है वो वर्ल्ड वाइड और या फाइनेंशियल लेवल पर रोटेट कर पाएगा, ठीक है। और इससे जो अदर करेंसी जो डोमिनेट कर रही है आज के टाइम में, जैसे जापानीज येन हो गया या चाइनीज रेनमिन भी हो गई, यूएस डॉलर हो गया, सर्लिंग पाउंड हो गया, इन सब में देखने को मिलेगा आपको कि एक गिरावट यहाँ पर आएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि गिरावट आए नहीं आए, हमारी कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का पूरा वीडियो, यहीं पर इस वीडियो को विश्राम देंगे। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं कि किस तरीके से इंडिया ने आईएनआर और दिरहम्स के बीच में यहाँ पर कोऑपरेशन किया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, जहाँ पर इन वीडियोज़ की लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे हमारे और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।